नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बोर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जोधपुर में कांगो फीवर से महिला की हुई मौत। महिला की मौत के बाद चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व नालों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जोधपुर के गौशाला मैदान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विशेष योग्यजन के लिए संभाग स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह किरसर के नेतृत्व में राज्य में आयोजित किया जा रहा है टोबैको फ्री यूथ कैंपेन। और अब खबरें विस्तार से। करीब 5 साल बाद जोधपुर में एक बार फिर कांगो फीवर का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित महिला की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद से रिपोर्ट मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मृतका के निवास स्थान पर पहुंची और आसपास के लोगों व परिजनों के खून के सैंपल एकत्रित किए गए। जोधपुर ग्रामीण डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर प्रीतम सिंह ने बताया कि जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र के नांदड़ा कला निवासी 51 वर्षीय महिला गत दिनों बीमार हुई थी, जिसे परिजन उपचार के लिए अहमदाबाद लेकर गए थे। वहां पर उसका निधन हो गया। परिजनों ने शव को गांव लाकर अंतिम संस्कार कर दिया। उन्होंने बताया कि पुणे से कांगो फीवर की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद क्षेत्र से सैंपल एकत्र किए जा रहे हैं। वह पशुओं की भी जांच की जा रही है। मृतक महिला पशुपालन से जुड़ी हुई थी। डॉक्टर प्रीतम सिंह ने बताया कि पशुओं के साथ रहने वालों को कांगो फीवर का खतरा अधिक होता है। जैसा कि हमें जयपुर स्टेट से ज्ञात हुआ कि 51 वर्षीय एक महिला जो कि अहमदाबाद में निजी चिकित्सालय में भर्ती थी, उसकी मृत्यु हो गई है और उसका जो सैंपल है एनआईवी पुणे भेजा गया था। वहाँ से उसकी सीसीएसएफ कांगो फीवर जो है उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसके पश्चात चिकित्सा विभाग द्वारा आज मॉर्निंग में जो महिला का निवास स्थान था नांदड़ा कला में, वहाँ पे आसपास के एरिया में उनके घर में सर्वे करवाया गया है और उनके घरों में ही वो पशुपालन करते थे, जिसके तहत वहाँ पे 10 से 12 गायें उनके एक बाड़ा है जहाँ पे थी। वहाँ पे जाके जो कैटल्स थे उनके भी सैंपल्स लिए गए हैं और जो कैटल्स पे गायों की जो टिक्स रहती है उनके भी सैंपल लिए गए हैं। और प्रथम दृष्टया जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है, उनको सर्विलेंस में रखा जाएगा और अभी फ़िलहाल कोई भी उसमें से सिम्टोमेटिक नहीं है और जल्द ही उनकी भी सैंपलिंग करवा के कॉन्टैक्ट सैंपलिंग कराते हुए उनके सैंपल भी जाए जाएंगे। उसके पश्चात कैटल्स और जो ह्यूमंस के सैंपल्स लिए जाएंगे, उनमें से अगर कोई पॉजिटिव आता है या जो भी उनकी रिपोर्ट आती है उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। के संपर्क में जो भी, चाहे वो घर के लोग हों चाहे हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनके संपर्क में आए हो, सभी हमारी सर्विलेंस लिस्ट में रहेंगे और लगातार आने वाले 14-15 दिनों तक उन पर नज़र रखी जाएगी। अगर किसी तरह का सिम्टम्स आता है या किसी तरह की कोई उनकी तबीयत खराब होती है तो तुरंत प्रभाव से उनका उपचार किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल ये जो 2019 में भी जो केसेस आए थे वो सिमिलर केसेस इसी तरह यहाँ पे भी वो पशुपालक थे, उनके भी गायें थी और यहाँ पे भी हमको ऐसी गायें मिली है। हमने जो गायें हैं और जो टिक्स हैं उनके सैंपल ले लिए गए हैं, तो उससे जब पता चलेगा कि भी कौन सी गाय इन्फेक्टेड थी उसमें से या फिर कौन सा टिक्स उसमें इन्फेक्टेड था जिसके तहत इनको ये बीमारी मिली है। तो सैंपल्स की रिपोर्ट आने के पश्चात हम पशुपालन विभाग के साथ और प्रशासन के मिलके आगे की जो भी कार्रवाई होगी उसके ऊपर कार्य करेंगे। स्वदेशी जागरण मंच तथा स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी जैन एंड व्यास विश्वविद्यालय के सेमिनार हॉल में स्वदेशी विचार स्वावलंबन का आधार विषयक विशेषज्ञ विद्यार्थी संवाद का आयोजन किया गया। स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत सह प्रचार प्रमुख राधेश्याम बंसल ने बताया कि कार्यक्रम के अध्यक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संचालक जगदीश प्रसाद तथा विशिष्ट अतिथि शहर विधायक अतुल बंसाली थे। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए शहर विधायक अतुल बंसाली ने महाविद्यालय विद्यार्थियों के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को भी शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ स्वरोजगार से जुड़ने का आग्रह किया। स्वावलंबी भारत अभियान देश के 32 संगठनों का मिलकर बना हुआ है, जिसमें युवाओं में उद्यमिता का भाव जागरण और उनको उसके लिए हैंड होल्डिंग यानी कि हाथ पकड़ के और उनसे कोई उद्यम स्थापित करवाने के काम में लगे हुए हैं। पूरे देश में इसमें 200 पूर्णकालिक कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हर एक जिले में जिला स्वावलंबन केंद्र की स्थापना की जा रही है। आज भारत के पास विश्व की सर्वाधिक कार्यशील आयु की जनसंख्या है। हमारे पास 90 करोड़ लोग आज 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच के हैं और 2030 तक इनकी संख्या 100 करोड़ हो जाएगी, तो पूरे वर्ल्ड की वर्किंग एज पॉपुलेशन का 24.3% होगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि भारत के इन सभी लोगों, कार्यशील आयु के सभी लोगों को किसी काम में उद्यमिता के माध्यम से संलग्न कर लिया जाए तो भारत एक $40 ट्रिलियन
400 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। अमेरिका भी आज 26 ट्रिलियन डॉलर की ही अर्थव्यवस्था है। तो हमारे हर एक युवा में ऑर्गेनिक एंटरप्रेन्योरशिप का भाव जागरण करना, यानी कि जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कोई एसेट्स नहीं है, कोई अपना भवन और अन्य कोई सामग्री नहीं है, वह भी अपने मनोबल से कोई छोटा व्यवसाय शुरू करे और धीरे धीरे उसी को आगे बढ़ाते हुए और एक बड़े विशाल उपक्रम का वह स्वरूप ले सके। इस प्रकार से ऑर्गेनिक एंटरप्रेन्योरशिप का भाव जागरण करना और महाविद्यालय विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ साथ विद्यालय के +2 के छात्रों और जो कहीं पढ़ नहीं रहे हैं ऐसे भी लोगों में उद्यमिता का भाव जागरण करने का काम स्वावलंबी भारत अभियान का है। आज स्वदेशी जागरण मंच जोधपुर की तरफ से उद्यमिता विकास और स्वावलंबी भारत अभियान के लिए ये आज एक छोटी सी सेमिनार रखी थी। क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान में कभी भी सरकारी रोजगार 6-7% से ज़्यादा नहीं रहे और हमेशा स्वरोजगार ही रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। तो मैं ऐसे लोगों से अपील करता हूँ आपके माध्यम से जो इन सरकारी नौकरियों के तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर के मकड़ जाल में फंसे हुए हैं, वो अपने समय वो काम जरूर करें पर समय बर्बाद नहीं करें। वो 6-7 साल अगर वो कोई उद्यमिता का या स्किल डेवलपमेंट का काम सीखेंगे और भारत और राजस्थान सरकार की ऐसी अनोखी योजनाएं हैं जिनके द्वारा उनको ट्रेंड करके खुद के रोजगार के लिए प्रेरित किया जा सकता है, तो मैं समझता हूं कि वो अपने परिवार का, घर का और देश का कल्याण कर सकेंगे। और स्वरोजगार और स्वदेशी जागरण मंच इसके लिए सदैव तत्पर रहा है और आगे भी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। जोधपुर शहर के गौशाला मैदान में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा दिवस 2024 के अवसर पर विशेष योग्यजन के लिए संभाग स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। संभाग स्तर पर आयोजित एक दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में 9 तरह के गेम्स खेले गए। साथ ही 97 प्रतिभागियों ने खेल में हिस्सा लिया, जिसमें 90 बालक व 7 बालिकाओं ने हिस्सा लिया। मेरा नाम सागर है। मैं पहले जिला स्तरीय में खेला था जालोर कबड्डी में और मैं रानीवाड़ा से हूँ, जिला जालोर है और मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय आजिदपुर में पढ़ता हूँ और तहसील रानीवाड़ा है। सर कबड्डी खेलता हूँ और स्कूल में सब कराते प्रैक्टिस। हमने हमारे वहाँ पे जो पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय है वहाँ पे स्पोर्ट्स के एक टीचर हैं हर्षवर्धन जी सर, वो हमें अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं कि आपको कैसे खेलना है। तो उन्होंने हमें कैरम भी खेलना सिखाया, जिसमें सर कबड्डी के बच्चे सामने वो टेबल पड़ी है, जैसे बजा बताते हैं हमें कि इधर गोटी चलानी है, इधर साइकिल को ऐसे चला जाता है, गोटियां कैसे जमाई जाती है, कितने कलर की गोटियां होती है, 100 मीटर मेरा सुनो 100 मीटर वो सामने स्टार्टिंग पॉइंट वहां जाकर और हमें हाथ से सिखाई जाती है हर चीज। जोधपुर में आयोजित की जा रही है, उसके लिए गौशाला मैदान में स्थान उपलब्ध करवाया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिला शिक्षा अधिकारी और हमारे डीएलएसए सेक्रेटरी मनीषा जी, पुखराज जी गहलोत डीएलएसए सेक्रेटरी जोधपुर महानगर, उनकी देखरेख के अंदर आज के प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। 97 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो दिव्यांग हैं और उनके रहने ठहरने की सारी व्यवस्थाओं को डीएलएसए सेक्रेटरी ने खुद ध्यानपूर्वक देखा है। सारे प्रशासन के जो एडीएम वगैरह हैं और जो सोशल जस्टिस की जॉइंट डायरेक्टर हैं उनका भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। पेरेंट्स भी बड़ी संख्या के अंदर आए हुए हैं। आज ये प्रोग्राम पूरा होकर शाम तक समापन हो जाएगा। मेरी सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। दिव्यांग बच्चों को इस तरह की खेल में खेल आयोजन करना कितना महत्वपूर्ण है, क्या उद्देश्य है? आज जो भारत की स्थिति है उसमें हमारे यहाँ पर दिव्यांग जनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। थोड़े समय पहले एक प्रोग्राम हुआ था और उसके हिसाब से चला जाए तो दिव्यांगों की गणना का जो तरीका है वो हमारे यहाँ डिफरेंट है। तो इसलिए हमको लगता नहीं है कि हमारे यहाँ दिव्यांग कितने हैं। दिव्यांग वास्तव में हमारे यहाँ बहुत अधिक संख्या में है। जो यूनेस्को और इनसे जो यूनिसेफ से प्रोग्राम था उसमें उन्होंने बताया था कि अगर हर जिले के अंदर, हर तहसील में, गांव में 2-2 बच्चों को भी दिव्यांगों को महत्व दिया जाए तो उनकी सारी समस्याओं का समापन हो सकता है। वो एक रालसा के प्रोग्राम के अंदर वहाँ पर यूनिसेफ की और जो आए थे उन्होंने जो उनको डाटा उपलब्ध करवाया था उसके आधार के ऊपर मैं ऐसा कह रहा हूँ। इनको अपने साथ में शामिल करने की आवश्यकता है, इनको कोई एक्स्ट्रा मदद की आवश्यकता नहीं।
मैं जिला स्तर पर शॉर्ट पुट खेलाता और शॉर्ट मैं राज केंद्र विद्यालय में पढ़ता हूँ और खेल बहुत अच्छा रहता है मेरे लिए। खेल के कैसा जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बुधवार को शहर के आरटीओ व भैरव नाले, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व उचियाड़ा, विवेक विहार व बासनी वेंदा का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों से नाले व सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की वास्तविक स्थिति, निर्माण संबंधी चल रहे कार्य की प्रगति, जल निकासी की प्रक्रिया, यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित अन्य जानकारी प्राप्त कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नालों के निर्माण, साफ सफाई व मरम्मत संबंधी कार्यों में तेजी दिखाते हुए कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूर्ण करवाए जाएं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के मार्गदर्शन में राज्य में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन आयोजित किया जा रहा है। इस कैंपेन के तहत विभिन्न तरह की जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमावत ने बताया कि नागौर जिले में भी टोबैको फ्री यूथ कैंपेन के तहत कार्य योजना के अनुसार विभिन्न तरह की जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इन जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन पंचायती राज विभाग, नेहरू युवा केंद्र, महिला व बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, सरकारी व निजी नर्सिंग कॉलेजों सहित स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को भी नागौर में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन के तहत नर्सिंग विद्यालयों की पोस्टर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के सानिध्य में स्नातकोत्तर स्वास्थ्य व्रत व योग विभाग द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिवस पर पोस्टर प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्नातक व स्नातकोत्तर अध्येताओं द्वारा कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य का महत्व थीम पर कला व ज्ञान को सम्मिलित रूप में रख विभिन्न पोस्टर बनाए गए। कुलपति प्रोफेसर प्रजापति ने प्रतिभागियों के द्वारा निर्मित पोस्टर का निरीक्षण किया और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में अब 5 से बढ़ाकर 10 संकाय करने पर राजभवन की मोहर लग गई है। अब विश्वविद्यालय में नवाचारों के तहत अर्थ साइंस और मैनेजमेंट के 2 नए संकाय और 7 नए विभाग बनाए गए हैं। वहीं इंजीनियरिंग संकाय में कंप्यूटर साइंस और फार्मेसी विभाग को शामिल कर दिया गया है। जेएनयू में कुलपति प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव ने बताया कि वर्ष 2022 से नए संकाय स्थापित करने और संकाय के पुनर्गठन के प्रयास किए जा रहे थे। वहीं एमबीएम इंजीनियरिंग संकाय के एमबीएम विश्वविद्यालय बनने के बाद से वापस नए सिरे से इंजीनियरिंग संकाय में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर कवायद की जा रही थी। एजुकेशन संकाय में फिजिकल एजुकेशन और लाइब्रेरी साइंस को शामिल किया गया है। वहीं अर्थ सिस्टम साइंस, एनवायरमेंट, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस और ग्राउंड वाटर रिसोर्स विभाग नए बनाए गए हैं। हमारे विश्वविद्यालय में शुरू से 1962 से लेके आज तक जितनी भी फैकल्टीज़ थी उसमें कभी वृद्धि नहीं हुई थी। तो इतने सारे वर्षों का गैप होने के साथ जो नए विषय विश्व में आए हैं और उनके अध्ययन के लिए हमारा जो विश्वविद्यालय है उनके साथ कदम से कदम मिला के जो आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए ये अत्यंत आवश्यक था कि एक बड़ा रीशफल करके हम विभागों को और फैकल्टीज़ को बनाएं। समय की डिमांड के हिसाब से जिस तरीके से डेवलप्ड देशों ने अर्थ सिस्टम साइंस के अध्ययन पे बहुत जोर दिया है, हमारा देश उसकी तुलना में थोड़ा सा कहीं एक कदम पीछे था। अर्थ सिस्टम साइंस फैकल्टी बनाने से और उसके विभिन्न विभागों को बनाने से मुझे लगता है हमारे विश्वविद्यालय का देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होगा। पिछले 2-3 साल से हमारी इंजीनियरिंग फैकल्टी अलग हो गई थी। इसके अलग होने के बाद जो वैक्यूम हमारे यहाँ क्रिएट हुआ था, उस खाली जगह को भरने के लिए हम लोगों ने वापस से इंजीनियरिंग फैकल्टी को प्रॉपर तरीके से शुरू करना चाहा है, जिसकी अनुमति माननीय गवर्नर साहब ने हमें दे दी है। लेकिन इसके 2 डिपार्टमेंट ऑलरेडी हमारे पास चल रहे थे, फार्मेसी डिपार्टमेंट और कंप्यूटर स्टडीज़। लेकिन ये दूसरे विभागों में किसी तरीके से चल रहे थे। फैकल्टी की परमिशन मिलते ही ये फुल फ्लेजेड इंजीनियरिंग फैकल्टी का जो है आकार ले लेंगे। मैनेजमेंट और कॉमर्स
में से दोनों को अलग अलग फैकल्टी का रूप देने से इस विकेंद्रीयकरण का अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। हमारा विश्वविद्यालय, जोधपुर की जनता और प्रदेश की जनता इस परिवर्तन से बहुत खुश है और मुझे भी आई एम वेरी ग्लेड। द बाइसा हुकुम इवेंट के तत्वाधान में जोधपुर के गढ़ गोविंद रिजॉर्ट में ड्यूटी व फैशन शो का आयोजन किया गया। इस फैशन शो में राजस्थानी परिधानों में युवतियों ने बेहतरीन अंदाज में कैटवॉक किया। इस फैशन शो में मिस एंड मिसेज राजस्थान का भी चयन किया गया और उन्हें पुरस्कृत किया गया। आयोजकों ने बताया कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में द हुकुम इवेंट लगातार प्रयास करता है और उसी कड़ी में यह आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थानी सभ्यता व संस्कृति को आम जन तक पहुंचाना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया गया। गणी खम्मा जोधपुर, मैं हूँ विनीता अरलानी सोनी और आज हमने बहुत ही वंडरफुल इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। द बाइसा हुकुम इवेंट्स टीम लेकर आई है बिगेस्ट फैशन शो। इस शो का हमारा मोटिव बेसिकली है विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि जिन लेडीज़ को, जिन गर्ल्स को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, हमने उनको ये प्लेटफॉर्म दिया है। जो गर्ल्स पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं, जिनके अंदर बहुत सारा डेडिकेशन है लेकिन वो बाहर आके नहीं दिखा पाते, तो उनको उन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है और होप सो आगे भी हम इस तरीके के इवेंट्स करते रहेंगे। शो है, फर्स्ट फैशन शो हमारा हुआ था 2022 में। वो ताज में हमने फैशन शो किया था, उसमें भी बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट ने इंटरेस्ट लिया था। और आज हमारे जो पार्टिसिपेंट है, इसमें 2 कैटेगरी हमारे पास है, मिस और मिसेस दोनों कैटेगरी के हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आए हैं और बहुत ही अच्छा आयोजन आज हम करने जा रहे हैं। खम्मा जोधपुर, मैं शीतल बोरा, ऑर्गेनाइजर एंकरर एज इन टीम बाइसा हुकुम। हम लोग आज जोधपुर में के इतिहास में फिर एक नया इतिहास मेंशन कराने जा रहे हैं। आज हमारा जो बिगेस्ट फैशन शो है 2024 का, वो आज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसमें देश विदेश की कोई जानी मानी मॉडल्स नहीं है, हमारे जोधपुर की लोकल जो जोधपुर से बिलोंग करने वाली लेडीज और गर्ल्स है, उनको हमने ये प्लेटफॉर्म दिया है। सूरसागर गेवा बाईपास रोड पर कनावतों के पास स्थित श्री शेमकरी खीमच माता मंदिर का 11वां वार्षिक पाटोत्सव श्री शेमकरी मातेश्वरी विकास समिति व गेवा ग्रामवासियों द्वारा 7वीं सीमा किशोरी महाराज के सानिध्य में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में आकर्षक फूल मंडली व विशेष सजावट के साथ देव प्रतिमाओं का मनोरम श्रृंगार किया गया। संकीर्तन के दौरान 7वीं सीमा किशोरी महाराज व मंजू डागा द्वारा व भजन संध्या में गायक अनिल देवड़ा द्वारा भजनों की सरिता प्रवाहित की गई। आरती के पश्चात महाप्रसादी का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर 12 अक्टूबर तक सुबह गणपति पूजन व हवन तथा शाम 7 से 10 बजे तक गरबा आयोजन हो रहा है, जिसमें अनेक भक्त बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। मरुधरा लोक कला और संगीत सेवा संस्थान में अध्यक्ष डॉक्टर स्वाति शर्मा के नेतृत्व में रोटरी चौराहा स्थित राजकीय बालिका सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदापुरा में नवरात्र के अवसर पर 108 कन्याओं का सामूहिक पूजन किया गया। संस्थान की कार्यवाहक सचिव सुमन परिहार ने बताया कि नवरात्र के दौरान कन्याओं की पूजन और भोजन कराने की परंपरा से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के उद्देश्य से राजकीय बालिका सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदापुरा की प्राचार्य सरोज जाखड़ के सहयोग से यह आयोजन संपन्न किया गया। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत के आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य शिक्षा अधिकारी सीमा शर्मा और जिला शिक्षा अधिकारी संतोष कुमारी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता मरुधरा लोक कला और संगीत सेवा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर स्वाति शर्मा ने की। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने स्कूल के लिए कन्याओं के विकास को ध्यान में रखते हुए 20 लाख रुपए के विकास कार्य की घोषणा भी की। जानते हैं जैसे कि नवरात्रा का पावन पर्व चल रहा है, हम सभी कन्याओं का पूजन करते हैं और देवी स्वरूपा आज हमारे सामने ये जो बच्चियां प्यारी प्यारी बैठी हैं, इनमें से कोई माँ दुर्गा का अवतार है, कोई लक्ष्मी का अवतार है, कोई माँ सरस्वती का अवतार है। तो आप सभी बच्चियों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ आए और हमको अवसर दिया कि हम पूजन कर सकें आपके रूप में। क्या पता देवी भगवती हम पर भी आशीर्वाद दें और हमें भी अनुग्रहित करें। इस पावन अवसर पर नौ दुर्गा के पूजन का आप सब ने जो कार्यक्रम रखा है, ये वास्तव में हमें बालिकाओं का सम्मान है, उनको एक अच्छे संस्कार की तरफ। हमारे भारतीय संस्कृति में नारी का सम्मान और नारी का पूजन और नारी के प्रति श्रद्धा
ये प्राथमिक शिक्षा के समय छात्रों और छात्राओं को मिलनी चाहिए। ये व्यवहारिक दृष्टिकोण है और शिक्षा में जब व्यवहारिक दृष्टिकोण से कोई भी कार्यक्रम हम करते हैं, आयोजन करते हैं, तो एक संस्कार का अंकुरण इन बालक बालिकाओं में होता है। सांस्कृतिक संस्था संगीत किसलय के तत्वावधान में स्थानीय 16 सेक्टर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित सुंदर मां सरस्वती मंदिर प्रांगण में गजल सम्राट जगजीत सिंह को नन्हे बाल कलाकार व युवा कलाकारों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी बहुचर्चित गजलों को गा करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिल ने बताया कि गुरु सतीश बोहरा द्वारा विद्यार्थियों को उनके गायन शैली के बारे में बताते हुए उन्होंने अपने गायन शैली में अलग अलग रागों के जिस प्रकार से प्रयोग किए थे, ठीक उसी प्रकार से ताल कोई भी हो उसके प्रकार को गजलों में प्रयोग किया जा सकता है। इसके उदाहरण स्वरूप उनकी गजलों में मिलते हैं, यह उनके गायन शैली की विशेषता रही है। जगजीत सिंह ने गजल को न केवल लोकप्रिय बनाया बल्कि उसे एक नई दिशा दी। उन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए और अपने गीतों को संगीतबद्ध किया। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जोधपुर में कांगो फीवर से महिला की हुई मौत। महिला की मौत के बाद चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व नालों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जोधपुर के गौशाला मैदान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विशेष योग्यजन के लिए संभाग स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिलसर के नेतृत्व में राज्य में आयोजित किया जा रहा है टोबैको फ्री यूथ कैंपेन। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।